नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे मर्चेंडाइज स्टोर को भी अवश्य विज़िट करें और वहाँ से अपने मनपसंद वस्तुएं क्रय करें। कल से बजट सेशन शुरू हो रहा है संसद का और ये बहुत तगड़ा हंगामेदार होने वाला है। वो इसलिए होने वाला है क्योंकि सरकार ने 16 विधेयक अपनी प्राथमिकता सूची में रखे हैं। प्राथमिकता सूची मतलब प्रायोरिटी लिस्ट। टोटल 62 उन्होंने इंडिकेट किए हैं कि 62 विधेयक वो पास करवाएंगे। 62 में से 16 जो हैं वो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है। अब आपको पता है प्रायोरिटी लिस्ट में कौन से होने थे, वो सबको पता है कि साहब की वक्फ तो होगा प्रायोरिटी लिस्ट में, और उसके साथ में वन नेशन वन इलेक्शन वाले भी जो विधेयक हैं 3 हैं, 2 हैं या 3 हैं, वो भी उसके अंदर होंगे। लेकिन आश्चर्य, महान आश्चर्य ये है कि एक बिल जो इसमें इंडिकेट किया गया है वो है इमिग्रेंट एंड फॉरेनर्स बिल। ये नया बिल है। इमिग्रेंट एंड फॉरेनर्स बिल का मतलब हुआ कि भाई जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके विरुद्ध कुछ इसमें बड़ा होने वाला है। और बड़ा क्या होगा, देखिए मैं बताता हूँ। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई फॉरेनर्स को डिटेक्ट करके और डिपोर्ट करने की जो शक्तियाँ हैं वो केवल सिटीजनशिप एक्ट में ही नहीं है, वो फॉरेनर्स एक्ट में भी हैं, अन्य एक्ट में भी हैं। तो इनकी सबकी आप क्यों नहीं है इसका उपयोग लाते, बजाय इसके कि बार बार सिटीजनशिप एक्ट को ही फ्लैग करते रहते हैं। पासपोर्ट एक्ट है, एक सिटीजनशिप एक्ट है, एक फॉरेनर्स एक्ट है, सारे हैं। तो इसी को संभवतः स्ट्रीमलाइन करने के लिए और एनआरसी का जो प्रावधान पहले से सिटीजनशिप एक्ट में किया हुआ है उसको संभवतः आगे बढ़ाने के लिए ये नया बिल लाया जा रहा है। तो जिन लोगों को सीएए से समस्या हो रही थी, अब ये याद करें कि जब मैंने अपनी पुस्तक लिखी थी अनब्रेकिंग इंडिया, तो उसमें मैंने साफ साफ लिखा था कि इसका जो है सीएए का अंतिम परिणाम क्या होने वाला है और ये कहाँ तक जाएगा। जिन्होंने वो पुस्तक ना पढ़ी हो तो वह अवश्य पढ़ें। और उसमें मैंने ये लिखा था कि भाई अंततः ये सारे के सारे जो हैं वो एनआरसी के अंतर्गत ला के, क्योंकि एनआरसी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि भाई ये एनआरसी जो है ये पहले से उपलब्ध है। ये कोई ऐसी नई बात नहीं है जो पहली बार यहाँ लाया जा रहा हो। तो ये बड़ा काम होने वाला है, ये इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल वाला। इसका एग्जैक्ट नाम मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि इसमें इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, ये नाम इसका बताया है सरकार ने। और क्या हो सकता है इसके अंतर्गत, और जो डिपोर्टेशन की जो पावर्स हैं भारत सरकार के पास, और यदि कोई देश डिपोर्टेशन में अड़चन डालता है, उसके जो सिटीजन्स हैं, उसके जो नागरिक हैं, उनको वापस लेने में आनाकानी करता है, तो उसके ऊपर संभवतः प्यूनिटिव सैंक्शंस जैसे कि ट्रंप लगा रहे हैं उस तरह के सैंक्शंस का भी इसमें प्रावधान हो सकता है। वैसे तो सैंक्शंस लगाने की जहाँ तक बात है वो कोर्ट का जो रिमिट है उससे बाहर है, क्योंकि फॉरेनर्स जो है वो उनके ऊपर कोई भी फंडामेंटल राइट्स लागू नहीं होते हैं। उनके ऊपर केवल एक फंडामेंटल राइट लागू होता है, वो है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। तो वो राइट टू लाइफ के अतिरिक्त तो और वो कोई फंडामेंटल राइट्स क्लेम भी नहीं कर सकते। हालांकि हमारे भाई लोग जो हैं जो बैठे हुए हैं उनके खैरखा और ख़ास तौर से जो वकीलों में बैठे हुए हैं वकलाए, वो बार बार सुप्रीम कोर्ट को जाके और उनका केस प्लीड करते हैं और कई बार उनको सफलता भी मिल जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लेफ्टिस्ट जुडिशरी में बैठे हुए हैं। अब और क्या हो सकता है, एनआरसी तो आप समझ लीजिए पक्का किसी न किसी उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसमें कुछ न कुछ तो आएगा ही। क्यों, इसलिए भी कि ट्रंप से और जो मोदी की बातचीत हुई है, ट्रंप और मोदी की जो आपस की भी बातचीत हुई है, और उसके पहले डॉक्टर जयशंकर जब वहाँ गए थे, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उससे मिलने, ट्रंप के इनॉग्रेशन से पहले ही गए थे,
और ट्रंप के इनाग्रेशन के बाद उनकी फिर अलग से मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनसे बात हुई थी, और उसके बाद फिर आपको पता है कि क्वाड की भी मीटिंग हुई थी। और इन सब में ये जो अमेरिका ने जो एक मस्कुलर पॉलिसी इलीगल इमिग्रेंट्स के विरुद्ध अपनाई है, उसको देखते हुए भारत ने भी जो उसकी थोड़े बहुत जो शंकाएं थीं या जो हिचक थी उसको त्याग दिया है, और उसको त्याग के अब इलीगल इमिग्रेंट्स के विरुद्ध एक बहुत तगड़ी, बहुत शक्तिशाली नीति अब अपनाई जाएगी, और इनको सबको आकाश और पाताल सब जगह से खींच खींच के निकाला जाएगा और भगाया जाएगा। हाँ जी, और इसके लिए जो इनेबलिंग लेजिस्लेशन है वो इसमें होगा, और इसमें यदि कोई राज्य सरकार इसमें कोई बाधा उत्पन्न करेगी तो उसके लिए भी इसमें प्रावधान किए जाएंगे, जिससे कि राज्य सरकार को ऐसे केसेस में साइड स्टेप किया जा सके। ये सारी चीज़ें जो है इसमें आने वाली हैं, ऐसा मेरे सोर्सेज बता रहे हैं। यद्यपि अभी तक इस बिल का जो पूरा खाका है वो सामने नहीं आया है, अभी ये कैबिनेट से अप्रूव भी नहीं हुआ है, तो कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद में इसका वो आएगा। एक और बड़ा धमाकेदार जो बिल आने वाला है वो देखकर मैं चौंक गया, और मैं देखा कि भाई एक आ रहा है पार्लियामेंट ब्रैकेट में डिस्क्वालिफिकेशन, पार्लियामेंट के इसमें पार्लियामेंट प्रिवेंशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन बिल। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई पार्लियामेंट प्रिवेंशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन किसका होगा, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन तो भाई एमपीज़ का ही होता है, और एमपीज़ के डिस्क्वालिफिकेशन के कुछ नियम अभी तक बने हुए, और उसमें कुछ और इजाफा करेंगे क्या? क्या राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए कुछ नया इसमें जोड़ा जाएगा क्या? मैं अभी इसमें कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि अभी तक ये भी बिल जो है वो सामने आया नहीं है कि इसके अंतर्गत क्या क्या होने वाला है। लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग कि पार्लियामेंट प्रिवेंशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन बिल जो है ये भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एक ऑफिशियल सीक्रेट्स बिल यानी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, उसका अमेंडमेंट बिल जो है वो भी लाया जा रहा है। अब कहा तो ये जा रहा है कि साहब की जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है वो कॉलोनियल एक्ट है और उसके प्रावधान बहुत पुराने हो गए हैं, लेकिन मैंने जो भी देखा है उसमें मुझे लगता है कि उसके जो प्रावधान हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के वो कई स्थानों पर इतने कठोर नहीं हैं जितने होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कई स्थानों पर वे बिल्कुल अनुचित रूप से और अनावश्यक रूप से बहुत सारी जो है वो बाधाएं उत्पन्न करते हैं। सीधी सादी जो सूचनाएं हैं जो आरटीआई के अंतर्गत ली जा सकती हैं उसमें भी। तो ये जो है इन एम्बिग्विटीज़ को और इन जो दुश्चिंताएं हैं उनको दूर करने के लिए लाया जा रहा है। और कुछ जो बिल जो है वो प्रायोरिटी लिस्ट में है वो मैं बता देता हूँ आपको पढ़ के। बैंकिंग और इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट लाए जाएंगे। उसमें क्या लाया जाएगा आपको पता है कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में जब भी कोई बिल लाया जाता है तो विपक्ष बहुत हंगामा करता है, लेकिन ये बैंकिंग और इंश्योरेंस बिल लाए जाएंगे। संभवतः ये मनी बिल के रूप में भी लाए जा सकते हैं, और वैसे सरकार को अब किसी भी बिल को पास कराने में कोई समस्या है नहीं, क्योंकि एनडीए की फुल मेजॉरिटी राज्यसभा में भी है। और रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ एनआरआईज बिल, अच्छा ये भी एक बड़ा पुराना एक चक्कर है जिसमें ख़ास तौर से पंजाब में और जो पंजाबीज जो चले जाते हैं बाहर एनआरआईज हो जाते हैं वो इसका बहुत मिसयूज़ कर रहे हैं। तो मैरिज ऑफ एनआरआईज को कंपलसरी कर दिया गया है। एक हायर एजुकेशन कमीशन बिल है। और एक जो बिल बताया जा रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल, रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल वो भी लाया जाएगा, और शिपिंग मिनिस्ट्री के 3 बिल होंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल इसमें जो कुछ भी हमारी जानकारी में आया है वो बता रहा है कि साहब की जितनी भी गांव में जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है सबका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो भाई तो हमारे वक्फ वालों को और हमारे भाईजान लोगों को और बहुत सारे और जो बड़े बड़े जो ख़ास तौर से जिन्होंने
रूरल लैंड के आधार पर एम्पायर्स बना रखी हैं, जो धनी किसान हैं, इन सब के लिए तो बड़ी समस्या आने वाली है। ये सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि जो उनके खेत खलिहान हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, उनके जो बड़े बड़े महल हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फार्म हाउसेस उनका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दिक्कत हो जाएगी। और फिर तो अगर इसको जोड़ के देखा जाए, क्योंकि वक्फ में भी अमेंडमेंट होने वाला है, अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया है कि भाई बिना सेल डीड, रजिस्टर्ड सेल डीड के कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। और यदि वक्फ के जो ओवरराइडिंग क्लॉज है 108 की, भाई वक्फ का बिल जो है वो सबके ऊपर ओवरराइड करेगा, वो भी हट जाएगा। तो इन तीनों को जोड़ के तो भाई हमारे जो अशराफ वर्ग हैं उसकी संपत्तियों पर, और जो उसने एनिमी प्रॉपर्टीज़ एक्ट में संपत्ति को साइड स्टेप करके उसको अवॉइड करके संपत्तियां हथियाई हुई हैं, उन पर बहुत भारी दिक्कत आने वाली, बहुत भारी दिक्कत आने वाली। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।